नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। पश्चिम एशिया के युद्ध को शुरू हुए करीब करीब 75 दिन हो चुके हैं। जी हां, वही पश्चिम एशिया का युद्ध जिसमें एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं अमेरिका और इजराइल है। अभी भले ही युद्ध विराम की बात की जा रही है, लेकिन युद्ध विराम जैसा सिर्फ इतना ही है कि एक दूसरे के ऊपर बम बारूद गोले नहीं बरसाए जा रहे, लेकिन जो रास्ते दुनिया भर के बंद है, खास करके हॉर्मुज जो है वो अब तक बंद पड़ा है। तो 75 दिन हो चुके हैं इस युद्ध को लगभग शुरू हुए। इन 75 दिनों में दुनिया के 85 देश ऐसे हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण डेटा मैं आपसे आज शुरू शेयर करना चाह रहा हूं। 75 दिन के इस युद्ध में दुनिया के 85 देश ऐसे हैं, 85 मुल्क ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल की, डीजल की जो दाम हैं, उनकी कीमतें हैं, वो बढ़ गई हैं। 85 देशों में बढ़ गई हैं। और सिर्फ दाम बढ़े हो ऐसा नहीं है, बल्कि कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दी गई हैं, कई तरह के नियंत्रण लगा दिए गए हैं। कई देशों में तो यहां तक भी नियंत्रण लगा दिया गया है कि आप अगर टू व्हीलर पे जाते हैं तो आपको सिर्फ 2 लीटर पेट्रोल मिलेगा। आप अगर 4 व्हीलर में जाते हैं तो आपको एक दिन में सिर्फ 10 लीटर तक पेट्रोल मिलेगा। इस तरह की रिस्ट्रिक्शन है, और ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर नहीं है। दुनिया भर के अंदर जिनमें 85 देशों की बात कर रहा हूं, वहां महंगाई जो है वो चरम पर है। खाने पीने की जो चीजें हैं उनके दाम बढ़ गए हैं, और लोगों को कई और तरह की रिस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़ रहा है। जैसे थाईलैंड में सरकार ने कहा है कि वहां पर लोग ऑफिसों में पैंट, कोट और सूट पहनकर ना आए, बल्कि वो टी शर्ट पहनकर आए, हाफ बाजू की शर्ट पहनकर आए। अब इसके मायने क्या है? इसके मायने सिर्फ इतने हैं कि अगर पैंट कोट पहनकर आएंगे, सूट बूट में रहेंगे, तो फिर उनको एसी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। एसी की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर उसके ऊपर ऊर्जा की खपत होगी। तो इसलिए कह दिया गया है कि भाई एसी का कम से कम इस्तेमाल करें, इसलिए ऑफिसों में भी आप हाफ स्लीव्स की शर्ट पहनकर आएं। और इस तरह के रिस्ट्रिक्शन जो है, कहीं एसी पर, कहीं आने जाने पर, हर तरह के रिस्ट्रिक्शन दुनिया के 85 देशों में लगे। लेकिन भारत में हम लोग किस तरह के रिस्ट्रिक्शन का सामना कर रहे हैं, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब आप अच्छी तरह से जानते हैं। भारत में पेट्रोल डीजल के दाम कितने बढ़े, इसका जवाब भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। हिमाचल प्रदेश को छोड़ करके देश के किसी हिस्से में पिछले 4 साल में पेट्रोल डीजल के कोई दाम नहीं बढ़े। अब आपको यह भी बता दूं, जब यह युद्ध शुरू हुआ था करीब 75 दिन पहले, उस वक्त जो क्रूड ऑयल थे उनकी जो कीमत थी वो $78 प्रति बैरल थी। $78 प्रति बैरल। इस समय वो 105 से $110 प्रति बैरल है। मैं ये सब आंकड़े आपको किस लिए बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दुनिया जिस तरह के संकट का सामना कर रही है, उस संकट से हम अब तक बचे हुए हैं। हमको उस संकट से अब तक बचा कर रखा गया है। लेकिन क्या स्थिति ऐसी रहेगी? क्या यह युद्ध खत्म होने जा रहा है? ऐसे कोई आसार नजर नहीं आते। ये जो युद्ध विराम चल रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया कि जो युद्ध विराम है ये आईसीयू में है। तो जल्द ये युद्ध विराम खत्म होगा, एक बार फिर युद्ध जैसी स्थिति होगी। और अगर युद्ध लंबा चलता है या युद्ध अगर खत्म भी हो जाता है, तब भी स्थितियां सामान्य होने में कम से कम लोगों का अनुमान है कि 1 से 1.5 महीना 2 महीना लग सकते हैं। अब अगर ऐसे में, जबकि दुनिया में संकट है, भारत के लोग अब तक संकट से बचे हुए हैं, और ऐसे में अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से ये अपील करते हैं कि भाई पेट्रोल कम से कम इस्तेमाल करो, डीजल कम से कम इस्तेमाल करो, अगर हो सकता है, संभव हो, तो फिर आप जो है बिना ऑफिस जाए आप दूसरी तरह के रास्ते अपना लीजिए। अगर आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं तो ऑनलाइन कर लीजिए। 1 साल तक सोना जो खरीदने की जो लालसा है उसको थोड़ा रोक कर रखें। विदेश यात्राएं 1 साल हो सकता है तो टाल दें। अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी कोई अपील कर रहे हैं, और फिर से कह रहा हूं अपील कर रहे हैं,
ये आदेश नहीं है, सरकार ने आदेश नहीं निकाला कि आप जी जा ही नहीं सकते विदेश, आप सोना खरीद ही नहीं सकते, आप पेट्रोल और गाड़ी चला ही नहीं सकते, ऐसा कोई आदेश नहीं है। सिर्फ लोगों से अपील की गई है ताकि दुनिया जिन संकटों का सामना कर रही है उन संकटों से भारत को ज्यादा से ज्यादा समय तक बचाया जा सके। अब इसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए, लेकिन दुनिया के 85 देश मैंने आपको बताए, इन 85 देशों में कहीं पर भी जब दाम बढ़े, रिस्ट्रिक्शन लगे, जब लोगों पर तरह तरह के नियंत्रण लगे, वहां पर पूरा मुल्क एकजुट था, पूरा मुल्क एकजुट था। सबने कहा हम इन संकटों का सामना मिलकर करेंगे। लेकिन एक ऐसा देश जहां पर संकट अभी आया नहीं है, जहां की सरकार ने लोगों को संकटों से बचा कर रखा है, उस देश में सिर्फ अपील करने पर विपक्ष जो है छाती पीटकर देश भर में एक तरह का पैनिक फैला रहा है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, इन सब के बयान आप सुन रहे, तो बड़े नेताओं की बात मैं कर रहा हूं, छुटभइये नेताओं की बात नहीं कर रहा। छुटभइये नेता तो गाली गलौज तक कर रहे हैं। एक अपील करने पर, लोगों से अपील करने पर, और ये जो विपक्ष आज कर रहा है, मेरे पास लंबा कच्चा चिट्ठा है विपक्ष की सरकारों का 1962 से लेकर साल 2013-14 तक। आज जो विपक्ष छाती पीट रहा है, इसी विपक्ष ने जब दुनिया में संकट नहीं था तब भी इस तरह की अपील कि सोना ना खरीदें, पेट्रोल डीजल कम करें, खाना कम खाएं, इस तरह की अपील का एक लंबा कच्चा चिट्ठा मैं लेकर बैठा हूं। तो सवाल यह है कि आखिर भारत का विपक्ष चाहता क्या है? दुनिया के 85 देशों में जो काम विपक्षी पार्टियों ने नहीं किया, वो अकेले भारत की विपक्षी पार्टी कर रही है। और इसलिए भारत की विपक्षी पार्टी दुनिया की एक अनोखी विपक्षी पार्टी है, और इसलिए इन पर चर्चा तो बनती है। विपक्ष का कैसा हाल, अपील पर भी बवाल। आज दो टूक में इस पर चर्चा होनी जरूरी है। विपक्ष का कैसा हाल, अपील पर भी बवाल। आज इसी पर दो टूक चर्चा होगी। इससे पहले आगे बढ़ूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील सुनाता हूं, लेकिन आपको यह भी बताऊं, जो विपक्ष है ना, देश की जनता विपक्ष को क्यों कहीं पर भी जाते हैं विपक्ष, तो उसकी लुटिया देश की जनता डुबो देती है, क्योंकि जनता से कनेक्ट नहीं है देश विपक्ष का। और नरेंद्र मोदी का कनेक्ट ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद लोग जो हैं, लोग इस अपील को समझ रहे हैं। लोग अपनी तरह से जो है इस राष्ट्र नीति के जो 7 मंत्र हैं उसका पालन करने के लिए तैयार है। किन किन राज्यों में क्या क्या हो रहा है उस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ लोगों के बयान भी सुनवाता हूं और विपक्ष के नेताओं के बयान भी सुनाता हूं। सुनिए जरा। जब देश युद्ध या किसी और अन्य बड़े संकट से गुजरा है, सरकार की अपील और उस अपील पर हर नागरिक ने ऐसे ही अपना दायित्व निभाया है। आज भी जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं। सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें, खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा। इसी तरह सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें। गोल्ड की जरूरत नहीं है।
2 दिन से देख रहे हैं कि विश्व के संकट को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पेट्रोल की और भी अन्य प्रकार की बचत करने का हिंदुस्तान के नागरिकों को आह्वान किया है। इसी बात के मद्देनजर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक दिन साइकिल चलाकर हम आम जनता को संदेश दे सकते हैं कि जहां हम संभव हो साइकिल का उपयोग भी करें। The gold imports alone amounted to $72 billion. That is about 6.75 lakh crore rupees. Now, the foreign remittances which Indians abroad send back to their families is about $135 billion. And nearly little more than half of that remittance is going out in gold imports. So he's right that gold imports must be curbed. हम पूरी तरह प्रधानमंत्री जी के बात से सहमत हैं और राष्ट्रहित में ये कदम सही उठाया गया है। बहुत नुकसान होगा, हमारे बिजनेस का नुकसान, ज्वेलर्स कम्युनिटी को नुकसान होगा, कारीगर को होगा, तो पर फिर भी लेकिन राष्ट्रहित सर्वोपरि है। अगर आपने इतने कठोर कदम उठाने के लिए कहा है तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था का काफी ज्यादा बुरा हाल है और यह आने वाले समय में और भी ज्यादा बुरा हाल होने का अंदेशा है। Tell me any one country where prices have remained the same and there has been no shortage anywhere, in spite of the best efforts of some people to try to black market and raise false spreading rumors. Rumor mongering, shortage होने वाली से खरीद लो। अरे भाई, during this crisis, our energy consumption has actually gone up. If I looked at some statistics which my colleagues gave me yesterday, petrol consumption has gone up by 6%. In a crisis, there have been no shortcuts anywhere in the world, no dryouts. Every petrol pump in the country has had petrol, diesel. LPG supply is more than enough. तो चलिए इसी सब पर चर्चा करेंगे कि विपक्ष का कैसा हाल, अपील पर भी हो रहा है बवाल। 5 मेहमान मेरे साथ आज की डिबेट में जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देता हूं। आरपी सिंह जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरपी सिंह जी। तहसीन पूनावाला जी मेरे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है तहसीन पूनावाला जी। अभिषेक तिवारी जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अभिषेक तिवारी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ राजेश भट्ट जी जुड़े हैं, एलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ स्टूडियो में संजय राणा है, राजनीतिक विश्लेषक है। पांचों मेहमानों का शुक्रिया, स्वागत। शुरुआत कर रहा हूँ, 1.5 मिनट दूंगा मैं तहसीन पूनावाला जी को और साथ साथ आरपी सिंह जी को। 1.5 मिनट में अपनी बात रखेंगे, फिर मैं इस डिबेट में आपको और समय दूंगा, बाकी मेहमानों को भी लाऊंगा। लेकिन तहसीन पूनावाला, 85 देशों में कहीं इस तरह की हरकत नहीं हुई जैसे भारत में हो रही है। 85 देशों में कहीं किसी ने विरोध नहीं किया, सबने इस बात को समझा कि संकट है, संकट में हमको देश के लिए खड़ा होना है। ये अकेला भारत है जहाँ का विपक्ष जो है छाती पीट रहा है कि हाय हाय क्या कर दिया, हाय हाय क्या कर दिया। ये इस तरह की राजनीति राष्ट्रीय मुद्दों पर। बोलिए अशोक जी, आपके साथ शो में शिरकत कर रहा हूं, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। सबसे पहले आरपी सिंह जी को और हेमंता बिस्वा शर्मा जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज दोबारा से आसाम के मुख्यमंत्री बने और मैंने सेरेमनी देखा, कितने सारे एक ही प्लेन के अंदर सारे मंत्री आए, वो भी कमर्शियल प्लेन के अंदर, कोई भी चार्टर्ड प्लेन में नहीं आया और एक ही गाड़ी में सब कारपूल करते चले गए वर्चुअली। बाकी तो सारे एमपीज ने वर्चुअली देखा, जूम के ऊपर, स्काइप के ऊपर, किसी ने वहां जाकर देखा नहीं। तो इतना जो फंक्शन था, कितना उन्होंने पेट्रोल को वेस्ट नहीं किया। कल मैं आदरणीय प्रधानमंत्री का रोड शो भी देख रहा था, 400 गाड़ियां थी, पर ठीक है, वो अगर उनकी सिक्योरिटी की छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में कभी कुछ होना नहीं चाहिए, ये मैं हमेशा कहता हूं। दूसरी चीज, जहां तक आपका सवाल है विपक्ष का, और किसी भी देश के अंदर कोविड के वक्त पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए गए थे, सिर्फ और सिर्फ भारत में पेट्रोल तब $0 था प्रति बैरल। हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ खड़े रहने को तैयार हैं।
कोविड में भी खड़े रहे थे, उसके पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े। प्रधानमंत्री जी एक काम करिए, जितने भी एमपी थे विपक्ष के भी सारे बस में जाएंगे, जितने भी बाबू है ये बस में जाएंगे, सिवाय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री और राष्ट्रपति, किसी का कोई काफिला नहीं होगा। सम्राट चौधरी का काफिला दिख रहा था, 70 कार्स का काफिला, क्यों 70 गाड़ी क्यों चाहिए उनको? निर्मला सीतारमण मैम 30, बाकी जो होता है मैं आपको जैसे समय होगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो क्राइसिस भारत पे आया हो, क्योंकि मैं भारत का कंपैरिजन चीन से करता हूं, मैं 10 सेकंड लूंगा। भारत के पास वर्तमान में 21 मिलियन बैरल तेल है स्पेशल रिजर्व फंड में, और चीन के पास है 1.4 बिलियन। ये 1.4 बिलियन जो चीन ने बचाए पिछले 10 सालों में बढ़ाया। वर्तमान प्रधानमंत्री ने रिजर्व ऑयल के लिए कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना था मनमोहन सिंह जी के समय बना था। ओके, आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। तसीम भाई, मैं आपकी हर बात पे जहां पर सरकार को ऑस्टेरिटी बरतनी चाहिए मैं उसके पक्ष में हूं, और मैं चाहूंगा कि जहां जहां हमारी सरकारें, जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं, सबको ऑस्टेरिटी अपने सिस्टम में लानी चाहिए। जितनी गाड़ियां कम हो सके उतनी इस्तेमाल करनी चाहिए। परंतु ये जो आज के कार्यक्रम थे ये पहले से निर्धारित कार्यक्रम थे, ये कोई आज तय नहीं हुए। हाँ, आगे से चिंता होनी चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूँ। परंतु जरा इतना हल्ला क्यों करना शुरू कर दिया? मतलब ऐसा लगने लगा जैसे कोई बहुत बड़ा कुछ छीन लिया हो किसी से। अरे इससे पहले मैं आपको वीडियो को तो आपने वैसे सुनाया अभी, और भी वीडियोज हैं यहाँ पर मनमोहन सिंह जी कह रहे हैं कि हमको सोने की खपत कम करनी चाहिए, चिदम्बरम साहब कह रहे हैं कि हमें सोने की खपत कम करनी चाहिए। देश में अगर एक मुसीबत है, एक स्थिति ऐसी है जहाँ पर हमारी फॉरेक्स पर असर पड़ता है, तो हमें उसकी चिंता कर लेनी चाहिए। और हम लोगों ने तो लगातार कहा है कि हम इस पे कोशिश करें कि दाम ना बढ़े हिंदुस्तान में, और खाड़ी में युद्ध के बावजूद भी कहीं दाम बढ़ने की बात नहीं हुई। मैं अगर आपको बाकी देशों में जहां दाम बढ़े अगर उसकी गिनती वैसे भी गिनाई, अगर मैं आपको गिना दूं तो लगभग एक सेकंड, एक कागज में, हाँ मैं उस समय कागज है जिसमें एक एक देश का विवरण है। मतलब लगभग 40 से 45% तक तो अमेरिका जैसे देश में, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में, न्यूजीलैंड जैसे देश में दाम बढ़े हैं पेट्रोल और डीजल के। हमारे यहाँ तो बढ़े नहीं, और ना ही कहीं पे शॉर्टेज है। हाँ, कोशिश की गई थी बीच में इस प्रकार की स्थिति खड़ी करने की जिसमें शॉर्टेजेस हो, जिसमें दिखे शॉर्टेजेस हैं, पर जो सच है वो तो सामने है। मैं ये देख रहा था लगभग 50% दाम बढ़े हैं चीन के अंदर पेट्रोल और डीजल। तो हम तो फिर भी बहुत बेहतर हैं। हाँ, आने वाले समय में दिक्कत ना हो उसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने थोड़ा लोगों को चेतावनी दी है, थोड़ा लोगों को रिक्वेस्ट करी है, उसको लेकर इतना हल्ला ठीक नहीं, इतना ज्यादा ठीक नहीं। ठीक है सर, वैसे मैं एक छोटी बात, ये देश के हित की बात है, ये कोई निजी हित की बात नहीं है किसी की। और सोने के बिना काम चल सकता है, सोना ना खरीदा जाए उसके बिना काम चलता है। सोने के अंदर लगभग 70 अरब रुपया खर्चा जाता है। 70 ओके, आरपी सिंह जी मैं आऊंगा, रुकिए सर, मैं आऊंगा। मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, मैं एक बात तहसीन आप जवाब दें। मैं एक चीज बता दूं, क्योंकि अभी आपने कई चीजों का जिक्र किया कि ये इतनी गाड़ियों में, इतनी गाड़ियों में। मैं आपको आज का छोटा सा जो 2-3 पॉइंट्स हैं वो आपको बता देता हूं। पहली बात, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक कैबिनेट की बैठक की है। उसमें यूपी सरकार कैसे सब काम कर सकती है उस पर आज गंभीरता से चिंतन हुआ। कौन कौन से स्कूल हैं, कौन कौन से कॉलेज हैं जहां ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है, कैसे मंत्रियों की और जो विधायकों की है वो लोग कटौती कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इस पर एक बैठक करी है। बिहार के अंदर भी वहां से जो खबर आई है, बिहार में मंत्रियों और अधिकारियों को जो वाहन के लिए पेट्रोल का पैसा मिलता है वो अनलिमिटेड नहीं है। अब उसको कर्टेल करके कितना किया जाएगा उस पर तेजी से काम चल रहा है। अगले 1-2 दिन में फैसला आ जाएगा, वहां से पता है। गुजरात यूनिवर्सिटी ने आज एक सर्कुलर जारी किया, कहा कि जितने जो लोग अधिकारी हैं वो जो भी काम करने वाले हैं वो कारपूल करके आएंगे। दिल्ली के एक दो मंत्री हैं जो आज साइकिल पर सवार दिखे, एक जज साहब साइकिल। तो ऐसा नहीं है कि देश में कुछ नहीं हो रहा। अभी एक पीएम ने अपील करी है, धीरे धीरे वो अपील पर लोग काम करते हुए भी दिखेंगे, उसमें कोई हर्ज नहीं है, और इस पर काम करने में किसी को ऐतराज होना भी नहीं चाहिए। यह अलग बात है कि शायद विपक्ष ने पिछले जब प्रधानमंत्री की अपील हुई उसके बाद जाकर उसने 10-15 टन सोना और खरीद लिया हो,
गाड़ियों में पेट्रोल भरवा लिया हो, बल्कि गाड़ियों के साथ साथ अपने कनस्तरों में भी और घर के कुकरों में भी पेट्रोल भरवा के रख लिया हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी से नफरत दिखानी है। हो सकता है अपने चाय के कपों में भी विपक्ष ने पेट्रोल भरवा के रख लिया हो कि मोदी ने कहा पेट्रोल कम करना है तो हम तो अपने चाय के कप में भी पेट्रोल भर के रखेंगे। ये हो सकता है विपक्ष ने किया। आजकल पेड़ पौधों को पानी ना देने की जगह पेट्रोल पिला रहे हो विपक्षी, ऐसा हो सकता है। लेकिन देश में कम से कम मुझे पॉजिटिव माहौल दिखा। बोलिए, एक मिनट रुकिएगा सर, मैं तहसीन को ले लूं फिर आऊंगा। आरपी सिंह जी, तहसीन। जब आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मैम ने कोविड के समय कहा था कि रुपये पे प्रेशर आ रहा है, और हमसे ये उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हम सोना फिजिकली ना खरीदें, क्योंकि मैं एक इन्वेस्टर, उनकी बात को मानते मैंने गोल्ड नहीं खरीदा फिजिकली, मैंने गोल्ड ETF में इन्वेस्ट किया, निवेश किया। इस बजट में इस वर्तमान सरकार ने कहा था ये टैक्स फ्री होगा क्योंकि हम फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदे, डॉलर बचा रहे, इस पर टैक्स लगाया सेकेंडरी मार्केट में। ये सरकार पे आप भरोसा करना चाहते हो? हम करना चाहते हैं सरकार की मदद, सरकार अपने वायदे पे नहीं रुकती है। मैं आपको दूसरी चीज बताता हूं, जो रुपये पे प्रेशर है अशोक जी, क्योंकि इसके कारण जो डॉलर, जो पेट्रोल का इंपोर्ट बिल भर रहा है हमारा, ये केवल इस युद्ध की वजह से नहीं, रुपया वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है, 4 सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी। मैं लगातार आपके शो पे बोलता आया हूं, क्योंकि इनकी पॉलिसी पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे इन्होंने कहा था हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स बनाएंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स विड्रॉ करेंगे, उसको उसने बढ़ाया, इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स सबसे ज्यादा भारत छोड़ते गए। ये सच्चाई है। हम वर्तमान स्थिति के ऊपर आते हैं, मुझे पे इनकी फेलियर्स पे नहीं जाना है। देखिए, मैं अब भी कहता हूं मैं प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े रहने को तैयार हूं, मैं हर वो चीज करने को तैयार हूं जो आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं, क्योंकि मुझे देश के साथ खड़ा रहना है। लेकिन वो डेमोन्स्ट्रेबल नहीं है। क्या आदरणीय प्रधानमंत्री एक नोटिस नहीं निकाल सकते थे कि आज हिमंता जी का जो फंक्शन होगा वो ऑनलाइन ही होगा, किसी को आने की जरूरत नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री चले जाते और जो आसाम के लोग हैं, क्या इनका काफिला कम नहीं हो सकता है? आज इसमें बैठक करते, कहते कि अब ऑनलाइन स्कूल करो, इसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं है। इनके बीजेपी के जितने भी नेता के बच्चे और जितने भी बाबू के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, वहां भी तो फॉरेन रेमिटेंस जाता है, सारे 1 साल भारत में पढ़े, वो क्यों सैक्रिफाइस नहीं करते? जितने भी इनकी स्कीम है, जितने भी स्कीम है, लाडली बहन, जो मुफ्त वाली स्कीम है, लाडली बहन वगैरह, वो आप 6 महीने के लिए बंद क्यों नहीं करते? मुझ पे आप सेस लगाइए, मैं क्योंकि मेरा टैक्स है, आप मुझे सेस लगाइए, मैं देश के लिए कंट्रीब्यूट करने को तैयार हूं। आप ये सारी आपकी फ्रीबीज बंद कीजिए, जो प्रधानमंत्री कहते थे। तहसीन, आपने 2013 में चिदम्बरम जी और मनमोहन सिंह जी ने कहा कि सोने की वजह से हमें हमारी इकोनॉमी पे प्रेशर पड़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे, उनका मजाक उड़ाया, मैंने वो वीडियो ट्वीट किया है। 4 साल पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी नेहरू का मजाक उड़ा रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, कहते थे युद्ध की वजह से इन्फ्लेशन हो सकता है। आज प्रधानमंत्री जी को और उनके कैबिनेट को देश से माफी मांगना चाहिए और कहना चाहिए उस वक्त हम गलत थे, आप सही थे, और जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व आप बना रहे थे हमने कंप्लीट नहीं किया, हम देश से माफी मांगते हैं। ओके, आरपी सिंह जी, देश में महंगाई दर क्या है अशोक जी? 3% है ना महंगाई दर आज भी जी। आज भी होलसेल प्राइस का जो इंडेक्स है वो 5% से कम है, करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है 2% से कम है। ये मेरे पैरामीटर नहीं है, ये सरकारी आंकड़े हैं। महंगाई का इशू नहीं, इन्फ्लेशन का इशू नहीं, ये है कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है उस पर असर पड़ रहा है, क्योंकि रेमिटेंस थोड़ी कम हुई है, क्योंकि बाहर युद्ध है उसके चलते रेमिटेंस कम हुई है, थोड़ा FDI का भी असर है। उसके चलते हुए हम अगर ये कोशिश करें कि 1 साल भर सोना ना खरीदे, मतलब लगभग 74 बिलियन डॉलर्स का, मतलब 70,000 करोड़ रुपए के लगभग का 70 अरब डॉलर्स का अगर सोना ना खरीदें तो उसमें क्या नुकसान है? कोई ऐसा नहीं होने लगा कि कोई पहाड़ टूट जाएगा। निवेदन ही किया प्रधानमंत्री जी ने और लोगों ने मानना भी शुरू कर दिया। हाँ, विपक्ष को दिक्कत है तो है, उसमें उसका कोई सोल्यूशन है नहीं, परंतु देश इस समय में भारत के जो निवासी हैं वो प्रधानमंत्री जी के साथ हैं और उनके साथ चलकर वह इस स्थिति से भारत को निकालेंगे। और सोना ही नहीं, हम तो कह रहे हैं एडिबल ऑयल भी, आप तो वैसे भी बहुत कम खाते हैं एडिबल ऑयल भी कम कंज्यूम करना चाहिए, कोई नुकसान नहीं है। अगर हम अपने खाने में 10 से 20% एडिबल ऑयल कम कर लेंगे, उससे भी हमारी फॉरेक्स पर असर पड़ेगा। तो जो प्रधानमंत्री ने निवेदन किया वो सेहत के लिए भी अच्छा है और देश की सेहत के लिए भी अच्छा है। सर, मैं एक की बात तहसीन में आपको सुन रहा था जब, तो मुझे लगा आप जो तमाम बातें कर रहे थे वो आपके निजी उदाहरणों से, मेरा किसी व्यक्ति को लेकर नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूं ये आपके जो रीजन हो सकते हैं वो आपके निजी रीजन हो सकते हैं, वो अपने नहीं आप, अरे सर आपने कहा आपने सोने में इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, आप ये करने के मेरा सिर्फ इतना कहना, मैं ये पूछ रहा हूं क्या पूरे विपक्ष ने सोने में इन्वेस्ट किया था? क्या पूरे
पूरे विपक्ष को तकलीफ है, मैं तो पूरे विपक्ष की बात कर रहा हूं। बोलिए बोलिए। मैं विपक्ष की बात कर रहा हूं, एक लाइन में इसका जवाब देता हूं। सर, जब भारत सरकार एक पॉलिसी बनाती है और उस पॉलिसी को तोड़ती है, इसीलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स सबसे ज्यादा भारत छोड़ते चले गए, सबसे ज्यादा फॉरेन एफआईआई और एफपीआई भारत के बाहर गए और सबसे ज्यादा हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स भारत छोड़ते गए। यही वजह है क्योंकि टैक्स टेररिज्म और जीएसटी एक्सटॉर्शन हो रहा है भारत में। ये वजह है सर, इसलिए रुपी सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है। ये युद्ध के पहले था सर, ये युद्ध के समय तो और खराब हुआ है। सर लेकिन मेरी बात, मैं आपसे क्या गुजारिश कर रहा हूं, आप जो कह रहे हैं मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूं सर, रुपी सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग होगा, ये बात तो आप कह रहे हैं, लेकिन ये एक मिनट, मैं आरपी सिंह जी, मैं इनकी बात को लेकर फिर आप बताइएगा ना। लेकिन आप लोग ये नहीं मान रहे कि इस वर्स्ट कंडीशन में भी भारत सबसे वेल परफॉर्मिंग देश है अभी तक। ये तो कोई नहीं कह रहा कि भारत 85 देशों में अकेला ऐसा देश है जहां पर लोगों को, मैं अभी डेटा देख रहा, जानते हैं मैं लोग इस डेटा, अमेरिका के अंदर लोगों ने पिछले 2 महीने के अंदर 3 अरब रुपए, अमेरिका के कंज्यूमर्स ने, आम आदमी ने 3 अरब रुपए ज्यादा खर्च किए हैं सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर। 3 अरब रुपए अमेरिका के लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं। हमारे यहां आज भी पेट्रोल के रेट, तो सर मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आप लोग ये कहिए ठीक है रुपए परफॉर्म नहीं कर रहा ये वो, लेकिन आपने किसी ने ये कहा कि 85 देशों में पिछले 3 महीने के अंदर सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग देश हमारा है, किसी ने कहा? सर उसका जवाब मैं आपको दे देता हूं, उसका जवाब दे देता हूं। पिछले 10 साल में केवल पेट्रोल और डीजल पे केंद्र सरकार ने 40 लाख करोड़ कमाए। फिर आ गया उसी पर, फिर आप 10 साल पर आ गए, फिर आप 10 साल पर आ गए। तो मुझे एक मिनट, तहसीन मुझे बताना पड़ेगा कि यूपीए सरकार में पेट्रोल के रेट क्या थे, यूपीए सरकार के अंदर गैस के दाम क्या थे, 2014 में सिलेंडर के दाम क्या थे, जरा बताइए आप। कितने थे? 1240 रुपए थे, आज तक नहीं है, आज तक डोमेस्टिक। और कितने लोगों के पास? सर अगर आप 10 साल का आपको आलोचना करनी है, आप विपक्ष में हैं, आप आलोचना कीजिए, लेकिन 10 साल में सरकार ने ये करा, इतना टैक्स लिया, उतना टैक्स लिया। अरे तो टैक्स तो सब जगह लिया जाता है, और टैक्स लेने के बावजूद अगर उसके बाद 4 साल से रेट नहीं बढ़ा तो इसके लिए तारीफ नहीं होगी क्या? मैं तो सीधा ये कह रहा हूं, मेरा विपक्ष पे सीधा सा आरोप है। एक मिनट सुनिए सर, मेरा विपक्ष पे सीधा सा आरोप है, आपको इस बात का आलोचना करने का पूरा अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है, आप सरकार की पॉलिसी की भी धज्जियां उड़ाइए, अधिकार है, लेकिन एक अपील के ऊपर कि भैया कम तेल खाओ, इस अपील में किसी को क्या अरे आपके घर में बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि बेटा जरा तेल कम कर दे, मोटा हो रहा है, पेट निकल रहा है तेरा, तेल कम कर दे। घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं, दिन भर गाड़ी लेकर घूमता है, अरे थोड़ा पेट्रोल कम कर दे, इतना पैसा आसमान से नहीं टपक रहा, पैसा पेड़ों पे नहीं लगता, इसलिए वो, ये तो घर के लोग कहते हैं। मतलब एक देश के प्रधानमंत्री ने घर के नेतृत्वकर्ता की हैसियत से एक अपील क्या कर दी, छाती पीट कर ऐसा माहौल बना दिया। सर आपकी बात को मैं मानता हूं, लेकिन जब ये अपील घर के बड़े मनमोहन सिंह जी ने कहा, तब मोदी जी ने उनका मजाक नहीं किया सर। मैंने आपका सुनिए तहसीन जी, मैंने आपका वो ट्वीट देखा, मैंने प्रधानमंत्री का वो बयान भी सुना, ठीक है ना, प्रधानमंत्री ने, माफ कीजिएगा, मोदी जी उस समय वो बयान भी सुना। वो बयान उस समय की परिस्थिति में था जब उस समय उन्होंने सोना खरीदने पर, आज भी ये नहीं कह रहे सोना मत खरीदो, प्रधानमंत्री कह रहे 1 साल तक थोड़ा, क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व पर उसका प्रेशर पड़ता है। आरपी सिंह रिस्पॉन्ड कीजिए। एक मिनट सर, आरपी सिंह, 1 मिनट सर, अच्छा चल 30 सेकंड, फिर आरपी सिंह, मुझे बाकी मेहमानों के पास जाना। प्रधानमंत्री थे, क्रूड ऑयल था $140 प्रति बैरल, आज भी 80 या 90 है, तब भी उन्होंने तेल सस्ता बेचा, इसका क्या जवाब देंगे? और मैं आरपी सिंह जो मनमोहन सिंह जी ने बनाया। हाँ आरपी सिंह, 1,30,000 करोड़ रुपए का कर्जा दे दिया था ऑयल बॉन्ड इशू कर, वो हमारी सरकार ने उतारा 3,51,000 करोड़ रुपया कर्जा आपने ऑयल बॉन्ड दे दिए ताकि पेट्रोल के दाम ना बढ़े, डीजल के दाम ना बढ़े, परंतु सरकार पे कर्जा दे दिया ताकि पता था सरकार हमारी आनी नहीं, अगली सरकार उतारेगी, वो मोदी जी ने लाया आपका कर्जा, ये है। परंतु जो मूल बात है अशोक जी, मैं एक कुछ जो डेटा उसमें ढूंढ रहा था,
मलेशिया के अंदर 56.5%, पाकिस्तान के अंदर 55%, यूएई के अंदर 53%, अमेरिका के अंदर 45%, साउथ अफ्रीका के अंदर 33%, कनाडा के अंदर 32%, चाइना के अंदर 22%। इतने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। और ये जो कह रहे हैं कि पैसा कमाया पेट्रोल डीजल से, वो किसी के घर में नहीं गया, वो आज सड़कों का जो नेटवर्क बढ़ा है, आज जो गरीब आदमी को भोजन मिलता है, आज जो आयुष्मान भारत के अंदर कवर मिलता है, वो सब प्रधानमंत्री मोदी जी ने पैसा वहां उपयोग किया है। वो जो आज हॉस्पिटल्स खुले हैं, आज जो नए एयरपोर्ट खुले हैं, जिस प्रकार से आज नई ट्रेन चली है, ये जो व्यवस्था अच्छी खड़ी की है, ये पैसा वहां गया, किसी की निजी जेब में नहीं गया। तब तो निजी जेब में जा रहा था पैसा। ओके अभिषेक तिवारी, ओके सर, मैं अभिषेक तिवारी के पास, ओके अभिषेक तिवारी केजरीवाल जी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे बड़े कठोर कदम प्रधानमंत्री ने बोल दिए। सर तेल कम खाया कीजिए, तेल बचाया कीजिए, 1 साल तक सोना ना खरीदो, इसमें कौन सी कठोरता? अपील, ये नहीं कहा सोना टाल सको टाल दो भाई, पेट्रोल बचा लो, इसमें कौन से कठोर कदम? मतलब इतना कठोर कदम प्रधानमंत्री जी ने उठाने के लिए बोल दिया। अशोक जी धन्यवाद समय देने के लिए। मुझे लगता है कि आपके चैनल पे जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं, जब भी देश की बात आएगी तो सारी अपनी विचारधारा छोड़ करके हम लोग एक साथ खड़े होकर के देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी भी कर देंगे, अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हमारे पुरखों ने पहले भी देश के लिए किया है और ये पहली बार नहीं है, पहले भी जो भी प्रधानमंत्री थे, महात्मा गांधी जी हो गए, लाल बहादुर शास्त्री भी, जो भी हमारे नेता थे, उन्होंने जो भी अपील की, देश हमेशा साथ खड़ा है। दुर्भाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री जी आज से मात्र 1 हफ्ते पहले की बात है, रैलियों में जाकर के बंगाल से ले जाकर के तमिलनाडु तक बड़े नारे लगाते थे, देश के अंदर सब चंगा है, बड़े बड़े तेल के भंडार भरे पड़े हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी चैनल पे बैठ के कह रहे थे कि देश के अंदर कोई कमी नहीं है, ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, देश के अंदर बहुत रामराज चल रहा है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। और मात्र चुनाव खत्म होने के 1 हफ्ते के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी आकर के कहते हैं कि तेल कम खाइए, ईंधन बचाइए, गोल्ड मत खरीदिए, विदेश मत जाइए। और ये दोहरी चरित्र कैसे देखती है अशोक जी? आप खुद इतनी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, अभी जिस दिन वो ये अनाउंस कर रहे थे, अपील कर रहे थे, उस दिन भी वो बड़ी बड़ी रैली कर रहे थे। अगर आपको ये चीजें करनी है तो पहले आप एग्जाम्पल फिट करिए, पहली पंक्ति में खड़े होकर के आप लकीर खींचिए, देश आपके लकीर के पीछे चलने के लिए तैयार है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप खेलो तो टूर्नामेंट और हम खेले तो गुल्ली डंडा। आप विदेश यात्रा करोगे, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे, चार्टर्ड प्लेन में चलेंगे, प्राइवेट अपने जहाज में चलेंगे, बड़ी बड़ी काफिला लेकर चलेंगे, और आम आदमी के लिए और आम जनता के लिए, मिडिल क्लास के लिए आप बोलेंगे नहीं नहीं जी आप ये करो, देश की बात है। आप पहले भी जब कोरोना आया देश के लिए आप खड़े हुए लोग, जब नोटबंदी आपने क्रिएट किया और देश के लोगों ने अपनी जान की आहुति दी, उस समय भी आपने इसी तरीके से किया था। हमारा बस इतना कहना है कि अगर देश के अंदर आर्थिक संकट है तो देश की जनता के सामने आकर के प्रधानमंत्री जी बोले देश के अंदर गंभीर संकट है, देश खड़ा है, लेकिन आप भी लकीर तय करिए, आप भी लकीर खींचिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप सब कुछ करेंगे और हमें करने नहीं देंगे। अगर ये चीज था, तहसीन भाई बड़ा अच्छा बात बोले कि अगर इतनी क्राइसिस है, इतनी दिक्कतें हैं, तो आज जो हेमंत बिस्वा शर्मा जी का ओथ सेरेमनी हुआ तो आप एक नोटिफिकेशन जारी कर देते। आज भी जितने देश के मुख्यमंत्री थे, जितने मंत्री थे, जितने उद्योगपति थे वहां पे गए, और ये सारा बोझ केवल मिडिल क्लास क्यों? आप ब्यूरोक्रेट्स के लिए क्यों नहीं बोलते? आप मुख्यमंत्री के लिए क्यों नहीं बोलते? आप मंत्रियों के लिए क्यों नहीं बोलते? आप अपने जो बड़े बड़े उद्योगपति उनको क्यों नहीं बोलते? ऐसा तो नहीं हो सकता ये सारा का सारा देश का बोझ केवल मिडिल क्लास लेकर के बैठा हुआ है। तो ये देश के प्रधानमंत्री जिसका दोहरा चरित्र दिखता है, इसलिए हम सवाल पूछते हैं। अभिषेक जी एक बात बताऊं, जो आप कह रहे हैं, मैं एक चीज़ उसके बाद मैं राजेश भट्ट जी के पास जाता हूं और मैं संजय राणा जी को भी जोड़ूंगा। देखिए एक बात आपने कहा कोई कमी नहीं है, पहले ये बताया क्यों नहीं? तो आज जो है हमारे जो मंत्री जी हैं, आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा अभी हमारे सामने कोई कमी वाली बात नहीं है, एलपीजी भी हमने अपना जो है प्रोडक्शन बढ़ा दिया है और हॉर्मुज़ के अलावा हम दूसरे विकल्पों से ले रहे हैं। आज भी पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी ने कहा कि आज भी उन्होंने कहा कि हमारे पास इस तरह का, लेकिन ये बात हो रही है क्योंकि अभी जो ये जंग रुकती दिख नहीं रही है।
ऐसा लग नहीं रहा। जब 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 खुद कह रहे हैं ट्रम्प कि अभी जो है ये जो है आईसीयू में चला गया है, जो हमने अभी जंग रोकी थी, तो इसका मतलब है जंग रुकी नहीं है, तो इसलिए करा। रही बात आपने कहा कि एक मिनट मैं राणा जी को ले, फिर आपको मैं मुझे 20 सेकंड दे दीजिएगा, आपके हाँ प्रश्न बिल्कुल जवाब आपको दे दूं। फिर दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि गरीब अमीरों को क्यों नहीं, तो ठीक है ना, अमीरों को क्यों नहीं। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं पेट्रोल बचाऊंगा तो अंबानी अडानी का भला नहीं करूंगा, वो पैसे मेरे ही अकाउंट में बचेंगे भाई। ये थोड़ी है कि मैं अगर तेल ज्यादा खाने लगूंगा तो अंबानी अडानी जो है वो पतले हो जाएंगे, और तेल मेरे ज्यादा खाने से जो है अंबानी अडानी जो है फूल के कुप्पा उनकी तिजोरियां भर जाएंगी। मैं तेल कम खाऊंगा तो मेरी सेहत बनेगी, मेरा बैंक बैलेंस ठीक रहेगा, मैं अपने पैसे बचा रहा हूं। इसमें अमीर गरीब वाली कोई बात ही नहीं है। अगर मैं ये आप देश के लिए भी कर रहे हैं, अपने लिए भी कर रहे हैं। बोलिए 20 सेकंड, फिर मैं राजेश जी के पास जाऊंगा। अशोक जी, जैसे ही गवर्नमेंट का जो ये कैंपेन चल रहा था, चुनाव खत्म होते हुए 2 काम केंद्र सरकार ने किया। पहला, कॉमर्शियल सिलेंडर 993 रुपए महंगा किया। उसे क्या था, जो रेडी पटरी वाले थे, जो चाय पे समोसे बेचते थे, चाय बेचते थे, वो उनके लिए दिक्कत हो गया। दूसरा, छोटे सिलेंडर इन्होंने दाम बढ़ा दिया। तो अगर सब कुछ ठीक है तो ये करने की आवश्यकता क्यों है, नंबर 1। और देश के अंदर, हिंदुस्तान के आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है, सरकार कह रही है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कितना खाना है कितना नहीं खाना है, क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। ये सरकार कौन होती तय करने वाली? सर गजब ये आप तो बात जनता करते हैं। तय करेगी ना भाई। अभिषेक जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सरकार को तो यह भी कह देना चाहिए कि भाई आपको जहर खाना है तो जहर खाओ। मतलब गजब के तर्क देते हैं आप लोग। मतलब अगर सरकार कह रही है ये इस चीज से आपकी, भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध शुरू होने के पहले नहीं, आज के 4 साल पहले बोला मिलेट खाइए आपकी सेहत अच्छी होगी। अब आप उस पर भी आपत्ति आपको हो रही है कि प्रधान, सुनिए ना एक मिनट, आपको इस पर आपत्ति हो रही है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मिलेट खाओ। तो भैया आप प्रधानमंत्री कह रहे हैं मिलेट खाओ, गलती हो गई। आप लोग जो है ना धतूरे के बीज खाइए, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आप लोग गांजा पीजिए, सेहत अच्छी रहेगी। अगर आप प्रधानमंत्री की इस अपील पे कि आप सेहत बनाने के लिए क्या खाएं, उस पे भी आपको आपत्ति है तो धतूरा खाइए, धतूरे के बीज खाइए, गांजा पीजिए, शराब पीजिए, सिगरेट पीजिए। शराब के मामले में तो वैसे भी आपकी पार्टी का रिकॉर्ड जबरदस्त है। मंदिर में शराब के वो खुलवा दिए थे। हमें करें राजेश भट्ट जी, भाई खाने पीने में आ रहा हूं, एक मिनट सर। राजेश भट्ट जी, बहुत धन्यवाद। एक मिनट आ रहा हूं सर। आरपी सिंह जी, राजेश भट्ट जी का जवाब, फिर राजेश भट्ट जी। भाई खाने पीने पर अंकुश लगाया जा रहा है, वो कह रहे हैं पहली बार सरकार बता रही है क्या खाना क्या नहीं खाना। अशोक जी, आज के डिबेट को देखते हुए मुझे जनाब अकबर इलाहाबादी साहब का एक शेर याद आता है कि हम वहां भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। मतलब बहुत हैरत होती है। आज पूरा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के अपील के साथ खड़ा है और विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। अरे भाई, क्या तकलीफ है आपको? पीएम मोदी जी ने इन उपायों को विकसित भारत की ओर कदम बताते हुए व्यक्तिगत आराम के बजाय राष्ट्र प्रथम की भावना पर जोड़ दिया है। मैं कह रहा हूं कि वैश्विक संकट से पूरा विश्व जूझ रहा है और पूरा भारत और भारतीय लोग, पूरे देशवासी, मैं कह रहा हूं कि इस बात से अवगत है कि वैश्विक संकट क्या है। और यहां एक दुष्प्रचार किया जा रहा है। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी ने कब कहा कि हमारे पास भंडार कम है? कोई भी डायलॉग उठा के बता दें। उन्होंने ये कहा कि हम बचत करें ताकि भविष्य में कोई बड़े संकट से मुझे दो चार ना होना पड़े। उन्होंने एक अपील किया, कोई पाबंदी तो नहीं लगा दिया है। अगर आपको गाड़ी चलाने का बहुत ज्यादा शौक है तो आप राइड पे निकल जाएं, विश्व भ्रमण कर ले, कोई मना नहीं कर रहा है आपको। लेकिन देशवासियों को इस तरह से चैनलों के माध्यम से, अपने बयानों के माध्यम से या विभिन्न माध्यमों से जो गुमराह करने का विपक्ष साजिश रच रहा है, यह देखकर पूरा देश अवाक। अजीब स्थिति है। विश्व में इससे पहले कई उदाहरण हुए हैं। कई देश ऐसे संकट की स्थिति में पूरा देश खड़ा हो जाता है और दलगत भावना से ऊपर होकर विपक्ष भी साथ आ जाता है। लेकिन हमारे देश का विपक्ष का क्या हाल है? पूरा विश्व में शर्मसार हो रहा है इस विपक्ष के कारण। ओके, ये देखने वाली बात है। आज इस वैश्विक संकट की स्थिति में विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए वो सकारात्मक होनी चाहिए, सहयोग करने की भावना होनी चाहिए।
और पूरे देश के साथ विपक्ष को भी साथ साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन विपक्ष जो है अपने जोर आजमाइश में लगा हुआ है, दुष्प्रचार में लगा हुआ है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक अनुरोध किया है, अपील किया है, कोई पाबंदी तो नहीं लगा दिया। बिल्कुल, मैं ये भी बता दूं, कुछ रिपोर्ट्स आ रही है, हम आपको ग्राफिक में भी दिखा रहे हैं। कुछ मंत्रियों ने अपनी एस्कॉर्ट की गाड़ी छोड़ दी, कुछ मंत्रियों ने अपनी एस्कॉर्ट की गाड़ी आज छोड़ी। ये भी हुआ कि कई मंत्रियों ने कहा कि नहीं हम गाड़ी, और मैंने बताया दिल्ली में भी कई मंत्री। लेकिन संजय राणा सवाल बार बार आरपी सिंह जी, एक मिनट आ रहा हूं, एक मिनट सर रुकिए, एक मिनट मैं आऊंगा प्लीज रुकिए सर, रुकिए। संजय राणा, सवाल मेरा सीधा सा है, बार बार यही बात हो रही है कि भाई अब तक तो रैलियां चल रही थी, अब तक जो है मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह हो रहे थे, और अब जो है अचानक से जो है देश के ऊपर ये भार लाद दिया, कठिन इतना देश को कड़ा संदेश दे दिया। अशोक जी, गुड इवनिंग फैलो। देखिए, अभी सभी लोग बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लाओ लश्कर लेके चल रहे हैं, चार्टर्ड प्लेन से चल रहे हैं, सब लोग चल रहे हैं। तो क्या अभी जो विजय का शपथ ग्रहण समारोह था चेन्नई में, क्या राहुल गांधी जी साइकिल से गए थे? क्या वहाँ पे साइकिल चला के गए थे? या जो भी नेतागण गए वहाँ पे गए थे, क्या साइकिल चला के गए थे? वहाँ पे कैसे गए थे? चार्टर्ड प्लेन से गए थे कि नहीं गए थे? अभी तहसीन भाई ने बहुत बड़े बड़े आंकड़े रखे थे कि हमारा फॉरेन रिजर्व बोल रहे हैं, ऑयल रिजर्व जो था 2014 के बाद बढ़ा नहीं है। भाई आपके ज़माने में 1314 दिन का था, आज के दिन में 74 दिन का है। आज अगर बात करें तो वो कह रहे हैं उसके लिए सारी तैयारी तो यूपीए सरकार ने कोई तैयारी वारी नहीं। तो मैं सब आंकड़े दे रहा हूं, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, सारे आंकड़े देता हूं। भाई 47 दिन का बचा है, आर्मी को कम से कम 30 दिन का चाहिए। एक प्रोटोकॉल है जो हमारे देश ने निर्धारित कर रखा है, 47 दिन का आज भी रिजर्व है। उस रिजर्व के लिए चिंता हो रही है, इसलिए प्रधानमंत्री रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बात हो रही थी एलपीजी सिलेंडर की, बात हो रही थी पेट्रोल प्राइसेस की। भैया अटल बिहारी वाजपेयी जब छोड़ के गए थे अशोक जी, आपको पता है 34 रुपए का पेट्रोल 72 रुपए का हो गया था। इन्फ्लेशन यानी बढ़ा, कितना प्रतिशत बढ़ा था? 111% बढ़ा था। उस पर नहीं जाते हैं। और आज का अगर जोड़ लें 95 रुपए अगर मान के चलते हैं तो 31% बढ़ा है, वो भी नहीं जानते। आपने गैस सिलेंडर का दाम बहुत अच्छा बताया, तहसीन भाई पढ़े लिखे इंसान, इसलिए हवाला देता हूं। 1 जनवरी 2014 इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ लें, उसमें निकला हुआ है 1241 रुपए का गैस सिलेंडर मिलता था, जो 287 रुपए का था। कितना प्रतिशत बढ़ा था? 332%। अपने गिरवान में कोई झांक के नहीं देख रहा है कि क्या करना। अगर प्रधानमंत्री ने अपील की है तो अपील का कारण है। भाई हमारा 85 से 90% जो पेट्रोल है, क्रूड ऑयल है, वो हम इंपोर्ट करते हैं, यानी किसी पे आश्रित है। अगर डॉलर से खरीदेंगे, मैं आपको डॉलर रिजर्व सोना भी इंपोर्ट करते हो तो नहीं पूरा और डॉलर का खरीदेंगे। 17 अप्रैल का हमारा फॉरेन रिजर्व था 703 बिलियन डॉलर, और आज के दिन में एक मई का बता रहे हैं जो रिजर्व शीट है उसमें 690। देखिए फॉरेन रिजर्व चाहते हैं कि 1991 वाला भारत बन जाए, जहां पे हमारे पास पैसा नहीं था कि कुछ चीज खरीद सके। पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व नहीं है। और कंट्री का बता रहे हैं, इटली में पेट्रोल प्राइस पिछले महीने में 12% बढ़ा था, जो राहुल गांधी का ननिहाल है। यूएस में 14%, ऑस्ट्रेलिया में 15%, चाइना में तकरीबन 15 से 14 से 12% पेट्रोल बढ़ा था। अप्रैल बता रहा हूं, मई की बात ही नहीं कर रहा हूं। तो जब सारे देश परेशान हैं, सारे लोग इंपोर्ट करते हैं, हम तीसरे सबसे बड़े इंपोर्टर हैं, उसके बाद इसकी चर्चा क्यों? अब बार बार ये बोल देना कि ये मंत्रीगण उस पर चलते हैं, काफिले से चलते हैं। अरे भैया आप भी तो अपना काफिला कम, राहुल गांधी का काफिला कम हो गया, प्रियंका गांधी का काफिला कम हो गया क्या? हम बता दीजिए केजरीवाल का काफिला कम हो गया क्या? या भगवंत मान का काफिला कम हो गया? हमें काफिले पे अगर प्रश्न चिन्ह उठाओगे तो प्रश्न चिन्ह उठेगा। 57% एडिबल ऑयल जिसको हम खाते हैं वो विदेश से आता है। पता तो यहां पे किसी को नहीं होगा हम विदेशों से क्या क्या चीज मंगाते हैं, लेकिन समस्या क्या है? आरोप लगाना। अगर प्रधानमंत्री ने अपील की अशोक जी, तो हमें उस अपील को मानना चाहिए कि हम भुखमरी की कगार पे कटोरा लेके आ जाएं क्या? जब हमारा सब फॉरेन रिजर्व खत्म हो जाएगा तो क्या कटोरा लेके आ जाएंगे? और इन्होंने क्या बोला? 21 यानी कोविड के बाद से किसी भी देश में पेट्रोल के प्राइसेस नहीं बढ़े हैं। मेरे पास कम से कम 25 कंट्रियों के नाम हैं, मैं बता सकता हूं नाम परसेंटेज के हिसाब से कहां कहां पे कितना पेट्रोल प्राइस बढ़ा है। तकरीबन 5 से लेकर के 20% तक का बढ़ा है। हिंदुस्तान ने बढ़ाया। भाई हम तो सिंपल बोल रहे, 72 रुपए 2014 में, आज 95 रुपए, 31% तो बढ़ा है। और आप बहस किस बात की कर रहे हो? आंकड़ों पे बहस करते हैं ना, आंकड़ों पे बहस ही नहीं कर सकते। मुझे तो सबसे बड़ी लगता है बहस इस बात पे कि अपील कर दी प्रधानमंत्री। हाँ। मुझे तो इस बात पर मुझे लग रहा है हमको इस बात पर भी बहस करनी पड़ती है कि पीएम की अपील पर जो है विपक्ष छाती पीट रहा है। अरे अपील है, आपको मानना है मानो, नहीं मानना तो आप गाड़ी लेके उठाए जाइए, घूमिए, पूरे देश का भ्रमण करिए, दुनिया का गाड़ी में लेके भ्रमण कीजिए। अगर आपको अपील नहीं माननी मत मानिए, लेकिन इस तरह से छाती पीटना मुझे लगता है ये। आ रहा हूं, एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं मैं।
खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। उस एक बीमारी ने हमारी जिंदगी बदल दी। हॉस्पिटल का बिल इतना था कि ना तो घर खर्च के पैसे बचे, ना EMI भरने के। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। सर, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। पुलिस? मिस सीमा जी? अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे। क्यों? लेकिन मैं अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो। डिजिटल अरेस्ट? 1 लाख दो, बच जाओगे। इतने पैसे? अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा। जेल तो तुम जाओगे। तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है। इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। हेलो मम्मा। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था। सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था। ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। तो अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का नहीं, और म्यूचुअल फंड से सही। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं विपक्ष का देखो हाल, अपील पर भी बवाल। 1 मिनट एक एक करके सबको समय दूंगा, थोड़ा थोड़ा समय कम है। आरपी सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं तहसीन आपके पास आऊँ। आरपी सिंह जी, पहली बात तो प्रधानमंत्री जी ने पहली बार अपील नहीं करी एडिबल ऑयल के लिए। ये अपील उन्होंने फरवरी 2025 में, अगस्त 2025 में, अप्रैल 2026 में, और एक बार तो लाल किले की पर्ची से भी करी थी कि एडिबल ऑयल थोड़ा कम करें। देश में मोटापे की चिंता करते, सेहत लोगों सेहत की चिंता करते। पहली बात। दूसरी बात, मैं मनमोहन सिंह जी का वो वाक्य पूरा बिल्कुल जो शब्दसार वाक्य पढ़ रहा हूँ। हमें सोने के प्रति अपनी भूख कम करनी होगी। हमें सोने के प्रति अपनी भूख कम करनी होगी और तेल और गैस की बचत करनी होगी। ये नहीं कहा था कि 1 साल के लिए, हम उनका भूख कम करनी होगी। तो ये तो लगातार कई बार जैसे, और तब कोई युद्ध नहीं था, तब कोई दुनिया में कोई युद्ध नहीं चल रहा। इस समय 2-2 जगह युद्ध चल रहे हैं दुनिया में। जैसी परिस्थिति है वो अभी आपके सामने बाकी प्रवक्ताओं ने रखी। तो जो मूल बात है कि हम समझते हैं कि एक स्थिति ऐसी उत्पन्न हो सकती है आने वाले समय में, जबकि देश के फॉरेक्स पर असर पड़ सकता है, क्योंकि रेमिटेंस कम हो रही है। हम मानते हैं FDI में भी दिक्कत है, परंतु उसके चलते हुए अगर हम लोग सोना 1 साल के लिए ना खरीदे तो उसमें क्या कोई आफत आ जाएगी? परंतु इनको तो कहा ना, बिना बात के बॉन्डर खड़ा सर, आपकी बात में जोड़ दूं फिर देश की जनता के साथ पहले भी नहीं थे, अब भी नहीं रहेगी। ओके, तहसीन आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, लेकिन मैं आपने जो बात की मैं उसमें जोड़ दूं। 1966 में इंदिरा जी ने संसद के अंदर ये कहा था कि लोगों की जो गहने और सोना पहनने की जो आदत है ना, इसको हमको कम करना पड़ेगा, इसको हमको ब्रेक करना पड़ेगा, ताकि जो भारत के फॉरेन एक्सचेंज पर जो है, क्योंकि बुरा असर पड़ता है। इसलिए इंदिरा जी चाहती थी लोग सोना कम पहने, अपनी आदत सुधारें। तो ये एक नहीं, ऐसे दर्जनों उदाहरण है। बोलिए तहसीन जी। इसीलिए मैं इस बात को कंप्लीट करूं, इसलिए 2007 में मनमोहन सिंह जी ने एक विजनरी कदम उठाया था, गोल्ड का ETF निकाला था, और उस पर इन्होंने टैक्स लगाते गोल्ड पे इंपोर्ट बढ़ा दिया। मैं वर्तमान विषय पे आता हूँ। ये जो युद्ध शुरू हुआ 28 फरवरी को शुरू हुआ, हम जानते थे युद्ध था। लगातार इस शो पे चर्चा हुई कि LPG की दिक्कत हो सकती है। तब भी भाजपा ने चुनाव में मुफ्त LPG का वायदा किया। क्यों किया? क्यों प्रधानमंत्री ने उदाहरण सेट नहीं किया? हम तो खराब है,
आदरणीय प्रधानमंत्री ने क्यों उदाहरण सेट नहीं किया। आते दूसरे विषय पे, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी हमारा टोटल इंपोर्ट क्रूड ऑयल का 76% था, आज वो बढ़कर 90% हो गया है। जितने भी हमें क्रूड ऑयल हमारा जो ड्रिलिंग होना चाहिए, अंडमान में था, अन्य जगहों पर था, आसाम के बाहर था, नागालैंड के बाहर था, उसमें से एक भी प्रोजेक्ट, अशोक जी, एक भी प्रोजेक्ट तहसीन जी क्या बात कर रहे हैं आप। हमारा नहीं तहसीन जी, हमारा अगर क्रूड ऑयल इंपोर्ट बढ़ा है तो क्योंकि हमारी एनर्जी, हम अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, हमारी ऊर्जा जरूरतें बढ़ी हैं। आज लोगों के पास घर घर में गाड़ियां हैं, आज लोगों के पास घर घर में एसी, क्या तो हमारी जरूरतें बढ़ी है तो वो तो बढ़ेगा। मैं इसी बात का इंतजार कर रहा था, मैं 20 सेकंड आपसे चाहूंगा, मैं फिर से उसी बात पे आता हूँ। इसी बात को देखते हुए वाजपेयी जी ने कैबिनेट होम नोट में लिखा था और मनमोहन सिंह जी ने पास किया था कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व होने चाहिए और ये बढ़ने चाहिए। इसका 1% मोदी जी ने नहीं बनाया, 1%। अशोक जी आप बता दीजिए कहां हुआ है। अच्छा, ओके ठीक है आरपी सिंह, ओके आरपी सिंह जी कह रहे, फिर उसके बाद संजय राणा। आरपी सिंह जल्दी से। नहीं अभी संजय, ये संजय क्या कि सोचा है, ये वकील है, यही पढ़े लिखे। संजय राणा ने अभी बताया कि कुल मिलाकर 13 दिन का था, 74 दिन का है। और इतनी मुसीबत के बावजूद भी हम कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े, पेट्रोल और डीजल की शॉर्टेज नहीं है, एलपीजी की शॉर्टेज नहीं है। आपने पूरी कोशिश करी कि एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करने की। आपके यहाँ लोगों के गैस के सिलेंडर के घरों पे पाए गए, भर कर पाए गए। ओके संजय राणा, हुआ नहीं। ओके संजय राणा आ रहा हूं। अभिषेक जी रुकिए एक मिनट। तो तहसीन भाई से मुझे बड़ी उम्मीद रहती है कि जब भी ये डिबेट में आते कुछ तर्क वाली बातें होंगी। इन्होंने क्या बोला, कोई रिजर्व नहीं बना। सर 13 दिन से 74 दिन का कैसे हो गया आज के दिन? नहीं कैपेसिटी, अब मैं उसमें जाऊंगा, वो भी आंकड़े दूंगा, वो भी आंकड़े आपको देता हूं, पूरा दूंगा कैपेसिटी। अरे सुनो, उड़ीसा में, अरे सर उड़ीसा में, अरे सर सुनो तो, अरे सर सुनो, अरे सुन लीजिए 2022 का दे रहा हूं, अभी का दे ही नहीं रहा हूं, अभी तो बहुत लेट हो गया। 6.5 मीट्रिक टन उड़ीसा में, 2.5 मीट्रिक टन इन पदूर एक्सटेंशन हुआ है। अभी बता रहा, टोटल फेज 3 में 11.83 मीट्रिक टन होने वाला। तो अब किसकी बात करें तहसीन भाई? आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड फ्रॉम यू ब्रदर। आप क्या बात कर रहे हो कि फॉरेन रिजर्व, मतलब रिजर्व कम नहीं हो गया? 296 बिलियन डॉलर फॉरेन रिजर्व था, आज के दिन में अगर बात करें मई में 690 हो गया ब्रदर। ओके जल्दी 30 सेकंड, फिर मैं अभिषेक जी और राजेश जी के पास जाऊंगा जी। ये जो हमारा स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे कर्नाटका, तमिलनाडु, अन्य जगहों पर, ये बड़ा कब? ये बनाया वाजपेयी जी ने, कैबिनेट पास किया, मनमोहन जी ने बनाया, मोदी जी ने इनॉग्रेट किया। आप जो कह रहे हो तो बढ़ने वाला है फेज, हो तो मैं मानता हूं, कहां बड़ा है? ओके ये जो है, आप रुक जाइए 1-2 मिनट, जल्दी बीच में बोलिए। संजय जी मैं वही कह रहा हूं, अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता 10 साल में, चीन के पास 1.4 बिलियन बैरल्स ऑयल रिजर्व है, हमारे पास 21 मिलियन है। बहुत ओके चलिए 30 सेकंड। इन्होंने चाइना की बात की। ओके इन्होंने चाइना की बात, मैं चाइना पे जाता हूं। 1990 में हमारी पर कैपिटा इनकम हमारी $348 थी, और अरे सर सुन लो सर, और चाइना की 320। 20 साल में चाइना $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। आप अभी कहां पे हिल रहे थे ना, $1.78 ट्रिलियन पे थे जब आपकी सरकार थी। तो देखिए आंकड़े अगर लेके बैठते, हाँ 20 साल में कि मैन्युफैक्चरिंग को आपने खत्म कर दिया, उसका सबसे बड़ा कारण इंदिरा गांधी थी और उनकी नीतियां थी जो 20 साल में पूरा कोलैप्स हो गया। ओके सुनिए सर, सुनिए अभिषेक अब सुनिए सर, प्लीज मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना। अभिषेक जी। अशोक जी, देश की अर्थव्यवस्था की क्या हालात हैं, देश के 140 करोड़ लोगों को जानने का अधिकार है। यहाँ पे जब हम टीवी के प्रवक्ता को देखते हैं लगता है कि अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, जब प्रधानमंत्री का अपील सुनते हैं लगता है बहुत ज्यादा संकट है। और अभी आप कंपेयर कर रहे थे कि 85 कंट्रियों में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये तब बढ़े हैं जब पूरे दुनिया में कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं। हमारे यहाँ जब कच्चे तेल के दाम कम थे तो भारतीय जनता पार्टी ने दाम बढ़ा करके लगभग 40 लाख करोड़ रुपए कमा लिए गए। तो जब भारतीय जनता पार्टी ने कमाए, पूरा देश भारतीय जनता पार्टी ने कमाए,
सर कुछ बोलने से पहले वो भारतीय जनता पार्टी ने कमाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र सरकार भारतीय, अरे वो भारत सरकार के खाते में जाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कमाती सर। आप लोग किस तरह की बातें करते हैं? अभी मैं शीश महल की बात करूंगा तो आप कहोगे सरकार ने बनाया, तब आप अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लोगे। मैं शराब घोटाला बोलूंगा तो आप कहोगे इधर गए। सर कम से कम ये तो मायामाल देख लीजिए। मैं अभी आप बड़े सार्थक चर्चा हो रही है, पूरा देश अपील करने, जो मोदी जी अपील करते हैं पूरा देश करने के लिए तैयार होता है। जैसे टीवी स्टार्ट करता है, कहता है कि आज हम कारपूल करेंगे, टीवी स्टार्ट करते हैं, देखता है मोदी जी बड़ी बड़ी रोड शो कर रहे हैं। जैसे उसको लगता है कि आज हम गोल्ड नहीं खरीदेंगे, टीवी स्टार्ट करता है, देखता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं लाइनों में लगे हुए हैं। जैसे इनको हम डिसाइड करते हैं हमें विदेश नहीं जाना है, मोदी जी टीवी ऑन करते हैं, लगता है 7 दिन के रैली विदेश जा रहे हैं मोदी जी। तो ये देश के प्रधानमंत्री जी का जब दोहरा चरित्र दिखता है। राजेश भट्ट, एक मिनट संजय राणा, मैं आपको मौका दूंगा, एक मिनट। राजेश भट्ट केवल और केवल देश को बरगलाने का। ओके राजेश भट्ट होता है जी। अभिषेक तिवारी जी की दलील सुनकर मतलब पूरा देश हंस रहा होगा। इतने बड़ा हास्यास्पद बातें ये नेशनल चैनल पे बोल रहे हैं जहां पूरा देश देख रहा है। क्या ये आम आदमी पार्टी है? देश की सरकार को आम आदमी पार्टी की तरह देखना कितना वाजिब है? ये दिल्ली की सरकार है क्या ये अपनी जेबें भरे और अपना शीशमहल बनाए? जब सारे लोग जानते हैं, पूरा वर्ल्ड जानता है देश की जो का सिस्टम जो है वो क्या है, कैसे चलता है। अरे प्रॉफिट एंड लॉस उस अकाउंट में जाता है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता है। और भारतीय जनता पार्टी ना तो उसकी खरीद करती है, देश को इस तरह से बदनाम करने का जो साजिश, इससे बड़ा और उदाहरण क्या मिलेगा? संजय राणा आखिरी 30 सेकंड। संजय राणा आखिरी 30 सेकंड। देखिए अशोक जी, बड़ी सिंपल सी बात है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से रिक्वेस्ट किया है कि कृपया करके कंजप्शन कम करें। देखिए सिंपल सी बात है, अगर कार पूलिंग करेंगे तो एयर पोल्यूशन कम होगा, नहीं कार्बन इमिशन जो हमारे पास प्रेशर वो भी कम होता है। नंबर 2, हमारा जो पेट्रोल डीजल का कंजप्शन वो भी कम होता है। दूसरा, उन्होंने गोल्ड की बात की, तो आप समझिए कि भैया हमको गोल्ड 99% विदेशों से मंगाते हैं, 1% हमारा अपना होता है। तो उस पर अगर फॉरेन जो हम पैसा देंगे, डॉलर देंगे, डॉलर मजबूत होता है और रुपया वीक होता है। और जब बात करते हैं दुनिया में सबसे खराब रुपये की हालत है, भैया जब देश आजाद हुआ था 15 तारीख को $1 = 1 रुपया था, लेकिन 1950 में 4 रुपए 37 पैसे कैसे हो गया? तो बहुत ही क्राइसिस हो गया था। क्राइसिस पे ना जाए, बहुत बुरा। चलिए मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं एक ही बात कह रहा हूं, क्योंकि अभिषेक जी ने जो एक बात की ना कि इतना पेट्रोल का दाम बढ़ा के, अरे भाई बीजेपी नहीं लेगी पैसा, वो पैसा देश का पैसा और देश के डेवलपमेंट पे खर्च हुआ। अगर आज आप 2.5 घंटे में अगर आप देहरादून पहुंच रहे हैं, जब 2-2, 3-3 घंटे में लोग जो है मेरठ पहुंचते थे, आज आप 50 मिनट में मेरठ पहुंच रहे हैं। और आज आपको एक छोटी सी ऋषि बागड़ी एक सोशल मीडिया पर है, उनका आप हैंडल देखिएगा। आज उन्होंने एक ट्वीट डाला है, कोस्टल रोड दमन दीव बीच, दमन जैसी जगह पर इतनी शानदार सड़कें बन रही हैं। अगर हमारी नई नई ट्रेन बन रही है, वंदे भारत ट्रेन बन रही है, हम लोग जो है मंगल पे जा रहे हैं, तो ये सब जो चीजें हो रही हैं ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि देश की जनता टैक्स देती है। और इसीलिए प्रधानमंत्री टैक्स देने वाली जनता से एक अपील कर रहे हैं। उस पर छाती पीटने की, छाती कूटने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है तो आप 5 मन तेल पी जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप पी जाइए। लेकिन जिसको अपील माननी है वो मानेगा, क्योंकि पैसा उसका भी बचेगा और देश का भी बचेगा। फैसला आपको करना है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।